नमस्कार बच्चों। चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा यानी कि सदिश बीजगणित आपका नया चैप्टर है। इसे शुरू करते हैं। वेक्टर शब्द यानी हिंदी में से हम सदिश कहते हैं, इंग्लिश में ये वेक्टर कहलाता है। वेक्टर अलजेब्रा तो सदिश क्या है? सदिश नाम आपने सुना हुआ है। ये दो तरह की राशियां होती है आपने राशियों के बारे में पढ़ा है। या तो अदिश राशि होती है, फिजिक्स में आप पढ़ के आए होंगे, या फिर सदिश राशि होती है। जैसे नाम से ही स्पष्ट होता है, वे राशियां जिसमें सिर्फ मान ही मान होता है, जैसे समय, जैसे वजन। वजन से मतलब भार, आपका भार भी क्या कहेंगे? मास। इंग्लिश हिंदी में मास को कहते हैं आपका द्रव्यमान, जिसकी यूनिट आप किलो वगैरह लिखते हैं। वैसे जनरल आम बोलचाल की भाषा में हम भार की यूनिट केजी लिख देते हैं, पर भार में आपका ज़मीन पर भार और चंद्रमा पे भार, इन दोनों में फ़र्क होता है। लेकिन द्रव्यमान पूरे अंतरिक्ष में एक सही रहता है। तो आम बोलचाल की भाषा में हम भार को केजी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, पर एक्चुअली में केजी वेट होता है इसकी यूनिट, और केजी सिर्फ केजी नहीं होता। तो द्रव्यमान की यूनिट केजी होती है, समय होती है। तो ये समय की यूनिट जो भी होगी आपकी, टाइम, मिनट है, सेकंड है, घंटा है, इस तरह से। तो ये जो राशियां हैं, इसमें डायरेक्शन यानी दिशा देने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ उनका क्या मान है, इस मान को हम आपका मैग्नीट्यूड कहते हैं, या मापांक कह लो या मैग्नीट्यूड कह लो। तो वे या मान कह लो। तो जिन राशियों में केवल मैग्नीट्यूड होता है, मान ही मान होता है, वे राशियां हमारी अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे कि हम कहते हैं लंबाई, 5 मीटर की लंबाई, ठीक है, 5 मीटर की लंबाई यानी ये लंबाई जो है अदिश राशि हो गई, या 5 किलोमीटर की लंबाई अदिश राशि हो गई। लेकिन हम कहेंगे 5 किलोमीटर जाओ। अगर 5 किलोमीटर जाने की बात करते हैं तो किधर को जाओ, किस दिशा में जाओ, तो अब यहाँ दिशा भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में या कौन सी दिशा में, जब तक उसके साथ डायरेक्शन भी अगर प्रोवाइड की जाएगी तो वो आपकी सदिश राशि बन जाएगी। तो 5 मीटर ईस्ट, तो अब ये सिर्फ 5 मीटर था तो ये अदिश राशि थी। लेकिन 5 मीटर ईस्ट या पूर्व दिशा, या 5 मीटर एक्स एक्सिस से कोई कोण बनाते हुए कौन सी दिशा, तो अब ये आपकी सदिश राशि हो जाएगी। तो वे राशियां जिनका मान तो होता ही है, मापांक या मान तो होता ही है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी प्रोवाइड की जाती है, डायरेक्शन भी ज़रूरी होती है। तो इस तरह की राशियों को हम सदिश राशि कहते हैं। मुझे लगता है ये खूब क्लास में आप 11th में फिजिक्स में पढ़ के आए हैं, समझते होंगे। किसी भी सदिश राशि को जब आप दिखाते हैं तो उसका मापांक भी दिखाएंगे, डायरेक्शन भी दिखाएंगे। तो जनरली मैथमेटिक्स में जो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सदिश राशि को, वो एक रेखा से आप करते हैं। और बल्कि इसे हम ज़्यादा तरीका सही होगा कि हम उसे रेखाखंड या कह लो या रे से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए एक सदिश राशि है हमारी, मान लीजिए 5 मीटर, और इस डायरेक्शन में अगर जा रही है तो वो राशि हुई हमारी ए और बी के बीच में दूरी जो है 5 मीटर होगी, स्केल परिवर्तित करते हुए। और ए से बी से ए नहीं, ए से बी, तो ये डायरेक्शन। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है? मान लीजिए इसकी लंबाई 5 मीटर है और इस वेक्टर की डायरेक्शन ए से बी है, तो हम इसे लिखेंगे वेक्टर ए बी। और 5 मीटर ए से बी तक, तो इसे ऐसे लिख लो या ये लिख लो, एक ही मतलब होता है। तो 5 मीटर इसका मैग्नीट्यूड होता है। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी रेखाखंड से यानी लाइन सेगमेंट से हम उसे प्रेजेंट करते हैं, और जहाँ से वो शुरू होता है वो इनिशियल पॉइंट होता है, और जहाँ पर वो उसे ए मान लिया यहाँ पर, और जहाँ वो ख़त्म होता है, जहाँ वो लंबाई ख़त्म होती है, वो आपका फाइनल पॉइंट होता है।
तो ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। तो इस रेखा को, इस वेक्टर को प्रेजेंट करने के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट, और फाइनल और जो भी पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में लेते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो उसको प्रदर्शित करने का तरीका है कि पहले इनिशियल पॉइंट लिखा जाएगा, बाद में फाइनल पॉइंट, और एरो लगाने का मतलब ए से बी की तरफ, यानी इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो जो हमारी डायरेक्शन होगी वो ए से चलेंगे, बी की तरफ चलेंगे। इसके अलावा इसको लिखने का एक और ढंग होता है, या तो हम एंड पॉइंट की सहायता से लिखेंगे, या इसी वेक्टर का अगर मैंने नाम ए वेक्टर दे दिया, राइट, तो अब ए क्या बता रही है, इसकी लंबाई बता रही है। तो जो लंबाई है वो हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से, छोटे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी को हम, अगर लंबाई 5 मीटर है तो इसे हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं, और अगर लंबाई ये ए मीटर होती तो इसको हम ए वेक्टर से भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ सीधा सा मतलब है ए से बी की तरफ। तो कहने का मतलब है किसी भी वेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स दोनों होंगे, दो होंगे, यानी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट। या अगर हमें लंबाई प्रोवाइड की, मान लीजिए ए मीटर लंबाई का एक वेक्टर है तो उसे हम ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, तब वो जो लंबाई है उसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट का स्मॉल लेटर यूज़ किया जाता है। अब ये जो लंबाई है वेक्टर की, यह 5 मीटर। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की, लंबाई की बात कर रही हूँ, डायरेक्शन की नहीं, तो तब हम इसे इस सिस्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मापांक, यानी वेक्टर ए बी जो कि एक सदिश राशि थी, उसका सिर्फ मान, यानी ए से बी के बीच में लंबाई जो है वो आपकी कितनी होगी, 5 मीटर होगी, या उसको हम मॉडुलस ए बी से डिनोट करते हैं। और अगर वेक्टर ये है तो इसके मापांक को हम किससे डिनोट करते हैं, मॉडुलस ए वेक्टर से। तो इस तरह से ये रिप्रेजेंट किया जाता है। याद रखिए, जो ए बी, मान लीजिए ये बिंदु ए है, हम यहाँ से चलते रहे, घूमते फिरते और यहाँ बी पर आ गए, कहते हैं ए बी वेक्टर बताओ। तो ए बी वेक्टर अब ये घूमने फिरने वाला नहीं होगा। ए बी वेक्टर ए से बी तक सीधी एक रेखा, स्केल के माध्यम से बिल्कुल सीधी एक रेखा खींची जाएगी, तब ए से बी की तरफ। तो ए बी इसको रिप्रेजेंट करता है, इसको नहीं, क्योंकि एवरी टाइम इसकी चेंज तो डायरेक्शन चेंज होती है, तब ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। तो वेक्टर क्वांटिटी का सीधा सा मतलब है, अगर मैं ए बी वेक्टर क्वांटिटी कह रही हूँ तो ए से बी की तरफ सीधी रेखा जो खींची जाएगी, जो रेखा खंड बनेगा, उसको ही वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आपको इसमें ए बी वेक्टर का मॉडुलस यानी मापांक के बारे में बात हो रही है, और या फिर वेक्टर अगर हम लिखेंगे तो मापांक प्लस इसकी डायरेक्शन दोनों बतानी पड़ेगी, यानी ए से बी तक या जो भी डायरेक्शन है, जो भी इसकी दिशा, वो दिशा आपको बताकर चलेंगे। तो इस तरह से ये आपका ये मैग्नीट्यूड होता है। कभी भी जो मैग्नीट्यूड है ये आपका 0 से छोटा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं होगा, ये एक रॉन्ग थिंग होगी, क्योंकि ये लंबाई की बात करता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी। तो जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की बीच की दूरी, दोनों पॉइंट एक जगह 0 तो हो सकती है, या 0 से बड़ी होगी यानी धनात्मक होगी, पर नेगेटिव कभी भी नहीं होती। तो कभी भी अगर वेक्टर ए बी को अगर हम कहते हैं माइनस वेक्टर बी ए है, लेट सपोज, तो ये माइनस क्या कर रहा है, जो वेक्टर ए अगर यूँ जा रहा था, वेक्टर ए जा रहा था, तो ए बी का मतलब हुआ ए की उल्टी डायरेक्शन में, यानी ये यहाँ से यहाँ तक अगर वेक्टर ए बी है, मतलब ये वेक्टर ए है ये, तो वेक्टर ए बी इसकी उल्टी दिशा में, यानी ये दिशा वेक्टर ए की थी तो इसकी उल्टी दिशा यानी इधर, तो वेक्टर ए बी ए से बी तक ये बैठेगा। तो ये आप मतलब समझ गए होंगे कि माइनस जो है उसकी डायरेक्शन को शो करता है। पहले वाले उसमें वेक्टर ए बी के बराबर था, तो ए की जो डायरेक्शन थी वो ए से बी की तरफ थी। अब की बार वेक्टर ए जो है वो माइनस टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर है, इसका मतलब जो डायरेक्शन ए से बी की तरफ जाती है उससे उल्टी डायरेक्शन में आपका वेक्टर ए होगा। तो ए से बी ये जा रहा है तो वेक्टर ए आपका बी से ए जाएगा। तो वेक्टर ए क्या है, बेसिकली
वेक्टर ए बी का मॉडुलस ही है, लेकिन डायरेक्शन कहाँ हो गई, बी से ए तक, बी से ए तक की ये डायरेक्शन हो गई। तो ये कंसेप्ट मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं नया पॉइंट, पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। एक शब्द आएगा, एक शब्द आता है पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश। इसका क्या मतलब होता है? ये आपका एक्स एक्सिस है, मैं अभी 2D प्लेन ले रही हूँ, 3D नहीं। हालांकि क्लास 11th में आप 3D भी कर चुके हैं जब जेड एक्सिस भी आ जाती है। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ कोई एक बिंदु है ए और इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई सॉरी, प्लेनर है, मतलब 2D है तो दो ही उसके कोऑर्डिनेट होंगे। तो ए एक बिंदु है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम कहते हैं ए का स्थिति सदिश, अगर हम ये शब्द यूज़ करते हैं, यानी ए तक जाने वाला वेक्टर कहाँ से, तो ए फाइनल पॉइंट होगा, कहाँ से, मूल बिंदु से। तो ओ से ए तक जाने वाला जो आपका पॉइंट होगा वो आपका ए का, तो ए का स्थिति सदिश का मतलब होता है ओ ए वेक्टर। तो अगर हम ये कहते हैं एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, तो ए का स्थिति सदिश अगर हम कह रहे हैं तो ओ ए वेक्टर, बी का स्थिति सदिश का मतलब ओ से बी की तरफ, ओ मतलब ओरिजिन, मूल बिंदु, मूल बिंदु से ओरिजिन बी की तरफ जब बढ़ोगे तो वो कहलाएगा आपका बी का स्थिति सदिश, बिंदु सी का स्थिति सदिश यानी ओ सी वेक्टर। ये आपका पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट होता है। अब 2D में ही ये पोजीशन वेक्टर ओ ए मुझे अगर निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा? तो आप देखते हैं, अगर मैं यहाँ से लंब डालूँ तो ये दूरी आपकी x हो गई, ये दूरी y हो गई। तो ओ ए की जो लंबाई होगी पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, बौधायन प्रमेय लगाकर, कितनी होगी, √x² + y²। तो दूरी तो इतनी होगी और डायरेक्शन क्या हो गई, ओ से ए। तो ये जो ओ से ए स्थिति सदिश है, तो उसकी मैग्नीट्यूड की अगर बात करती हूँ, ऐसे लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। तो ये कितना होगा, x² + y²। तो कहने का मतलब अगर एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट x और y हैं, तो उसका ओ से ए तक की दूरी जो कितनी बैठेगी, या वेक्टर ओ ए का मैग्नीट्यूड कितना बैठेगा, √x² + y²। यही स्थिति क्लास 11th में हम पढ़ के आए हैं। अगर ये 3D फिगर होती, ये एक्स एक्सिस होता, ये वाई एक्सिस होता और ये इस तरह से जेड एक्सिस होता, ऊपर की तरफ आपका यूं करके ये जेड एक्सिस आ रहा है, ये पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव जेड, यूं करके। तो तब कहीं स्पेस में यहाँ कहीं कोई पॉइंट होता आपका, इस पॉइंट पर नहीं, ऊपर कहीं कहीं पॉइंट होता, तब उसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स वाई जेड होते। ये 3D फिगर की बात हो रही है, स्पेस की बात हो रही है। तब उस मूल बिंदु से, मूल बिंदु क्या होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का कटान बिंदु जो होगा, अब मैं फिगर के लिए इसको यूँ बना देती हूँ, जेड एक्सिस यूँ, 2D में तो ऐसे ही दिखाया जाएगा, वरना कायदे में ये इस तरह से, जहाँ मेरा पेन जा रहा है, पेन का ज़मीन से पेन की तरफ उठते हुए ये जो लाइन जा रही है, ये आपकी जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी। तो जब भी कभी 3D फिगर को आप विजुअलाइज करोगे, तो आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे का एक कोना पकड़ लीजिए, उस कोने को ओरिजिन मानते हुए एक को एक्स एक्सिस मानेंगे, उससे 90 डिग्री पर चलेंगे लेफ्ट हैंड रूल लगाते हुए, राइट से लेफ्ट की तरफ। एक्स एक्सिस यहाँ से यूँ चले, वाई एक्सिस पहुँचे, फिर वाई एक्सिस से पर पहुँचने पर, यानी जो दीवार, कोने की दीवार पहुँची, ये आपका किनारा था, ये ज़मीन है, फर्श, ये इधर की दीवार, ये इधर की दीवार। तो ये वाली जहाँ ज़मीन और दीवार का जो मिलन लाइन है, मिलने की लाइन, इस लाइन को आपने एक्स एक्सिस मान लिया। तो जो इधर वाली दीवार और इधर दीवार है, उसका जो मिलने वाला पॉइंट है वो आपकी क्या हो गई, वाई एक्सिस। तो फिर इधर वाली दीवार और फर्श जो था, इसकी ये जो लाइन है, ये आपकी जेड एक्सिस कहलाएगी। 3D में हम इसे पढ़ेंगे, तो विजुअलाइज करने में
आपको सिखाएंगे जब। खैर फिलहाल तो आप ये देखिए, तो तब उसमें उस स्थिति में अगर ए का स्थिति सदिश, उसमें भी ओ वेक्टर ही कहला जाएगा, लेकिन उसमें जो लंबाई होगी ओ ए की होगी √x² + y² + z²। तो स्थिति सदिश का आप मतलब समझ गए होंगे। स्थिति सदिश का मतलब होता है कि किसी पॉइंट पर कोई भी बिंदु है आपका 3D में, बिंदु ए मान लिया, उसके कोऑर्डिनेट अगर x y z हैं आपके, तो स्थिति सदिश का मतलब हो गया वो रेखाखंड जिसका इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट मूल बिंदु पे होता है और फाइनल पॉइंट कहाँ होगा, ए। तो वो सीधी रेखाखंड ओ से ए को ज्वाइन करते हुए, दैट इज कॉल्ड ए का स्थिति सदिश, या उसको हम ओ ए वेक्टर के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये था आपका स्थिति सदिश के बारे में। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। सदिश के प्रकार, सबसे पहला होता है जीरो वेक्टर यानी शून्य सदिश। जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, शून्य सदिश यानी एक वेक्टर शून्य सदिश है तो डायरेक्शन कभी शून्य नहीं होती है। इसका मैग्नीट्यूड अगर शून्य हो जाए तो वो शून्य सदिश कहलाता है। यानी ए बी अगर वेक्टर है तो ए और बी पॉइंट जो है वो एक ही जगह हो जाए, तो यूँ भी कह सकते हैं ए वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, ज़ीरो वेक्टर होगा। डायरेक्शन क्या होगी, हालांकि ये पॉइंट होगा लेकिन कहलाएगा ये वेक्टर ए से ए की तरफ। अब वो अलग बात है, ए से ए के बीच की दूरी 0 है, तो इसको हम नल वेक्टर कहते हैं या ज़ीरो वेक्टर कह लो, जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपका एक ही जगह पर लाई करता हो। इसके बाद शब्द आता है यूनिट वेक्टर, यानी इकाई सदिश। वेरी इंपॉर्टेंट। यानी वो सदिश जो सिर्फ डायरेक्शन बताए लेकिन उसकी जो लंबाई है वो 1 यूनिट हो। मान लीजिए ये एक वेक्टर है ए से बी तक, ए से बी तक एक वेक्टर है और उसकी लंबाई है 5 मीटर, तो हम इसे कहेंगे ए बी वेक्टर, और उसकी मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा आपका कितना, 5 मीटर, और ए बी कहलाएगा 5 मीटर ए से बी, ये मतलब होगा इसका। ठीक है। अब हम कहते हैं हमें ये ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाना है, ए बी कैप, यानी इसको ए बी कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए बी कैप का मतलब हो गया डायरेक्शन तो ए से बी ही हुई, ठीक है, लेकिन ए बी यानी जो डायरेक्शन ए बी की वो डायरेक्शन ए बी कैप की। तो डायरेक्शन दिखाने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्शन हमें उस पे चलना हो। किसी वेक्टर की हम डायरेक्शन ये कह सकते हैं कि ये एक वेक्टर है हमारा, वेक्टर ए, लेट सपोज, कहते एक ऐसा वेक्टर बनाओ जो इसके समानांतर हो, जो इसके समानांतर हो और जिसकी लंबाई 5 मीटर हो। तो डायरेक्शन हम ए वेक्टर की लेंगे, और डायरेक्शन का लेने का मतलब होता है कि लंबाई तो हम 5 मीटर लेंगे, इसकी लंबाई पता नहीं क्या, हमें नहीं पता, तो हमें सिर्फ इसकी डायरेक्शन लेनी है। तो हम इसे बताएंगे 5 मीटर, कौन सी डायरेक्शन में, ए वेक्टर वाली डायरेक्शन में, इस तरह से कहेंगे। तो ए बी कैप का मतलब होता है ए से बी की तरफ, पर बी पर नहीं पहुँचे, कितना चले, हम चले सिर्फ 1 मीटर। तो अब 1 मीटर का मतलब क्या हुआ, ये जो 5 मीटर की लंबाई थी इसको हम यहाँ तक चले, अगर ये 5 था और ये दूरी 1 है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो वेक्टर कहलाएगा दिस इज ए बी कैप। डायरेक्शन अगर हम ए बी वेक्टर लिख रहे हैं तो ए से बी तक की दूरी कहलाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ ये वेक्टर है ए बी और ये है सी, तो ये ए बी वेक्टर यहाँ से यहाँ तक हुआ, लेकिन इसकी डायरेक्शन को मैं कैसे लिख सकती हूँ कि ए बी तो लंबाई हो और ए से सी की तरफ ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए से सी की तरफ। तो डायरेक्शन दिखाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है, ए बी वेक्टर तो इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि दूरी जो है ए से बी तक हो, लेकिन डायरेक्शन के लिए हमें ए से बी ही प्रयोग करना जरूरी नहीं। हम इसे ए की से सी की तरफ भी कह सकते हैं, बी से सी की तरफ भी कह सकते हैं,
ए से बी की तरफ भी कह सकते हैं। तो तीनों तरह से डायरेक्शन दिखाई जा सकती है, ठीक है ना। तो एक जनरल मेथड होता है, लेकिन डायरेक्शन के लिए हम हमेशा एंड पॉइंट का ही यूज़ करें ज़रूरी नहीं है। अगर इसके पैरेलल हमें कोई और वेक्टर के बारे में पता है तो डायरेक्शन वहाँ से भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ये ए बी वेक्टर जो है का जो आपका ए बी कैप जो होगा, जो इकाई सदिश अगर बनाना है तो इसका मतलब हुआ 1 मीटर ए से बी की तरफ। तो 1 मीटर ए से बी की तरफ कैसे पाऊँ कि ये 5 मीटर ए से बी की तरफ था, यानी ए बी वेक्टर था, इसे 5 से भाग दे दिया। तो जब 5 से भाग दिया तो ये 5 से 5 कट के क्या रह जाएगा, 1 मीटर लंबाई रह जाएगी। डायरेक्शन कभी डिवाइड नहीं होती है। तो इसको कभी भी अगर ए बी वेक्टर दिया हो और ए बी कैप बनाना हो तो वेक्टर को, और 5 क्या था, उसका मैग्नीट्यूड था ये, तो ए बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ए बी यानी उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाता है। तो ये आपका यूनिट का वेक्टर का कंसेप्ट होता है। फिर से याद रखिए, कोई एक वेक्टर ए बी दे रखा है आपको और उसका इकाई सदिश निकालना है, तो इकाई सदिश निकालने का क्या तरीका होता है कि वो जो वेक्टर था उसको उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे। ये क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे जब हम करेंगे, फिलहाल आप इसका सिर्फ कंसेप्ट समझो, इसका मतलब क्या होता है। फिर एक शब्द आएगा कोइनिशियल वेक्टर्स, हिंदी में इसका है कि एक बिंदुए सदिश, यानी एक ही बिंदु से चलने वाले सदिश। ये वेक्टर ए चला गया, इसी बिंदु से स्टार्टिंग पॉइंट सबका यही हो गया बी वेक्टर। ओ ए आपका और ओ बी बी वेक्टर। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर एक ही बिंदु से शुरू हो रहे हैं, तो इसको हम कोइनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। या एक बिंदुए इसका मुझे हिंदी में नाम अभी मैं देख के बताऊंगी। एक बिंदु जनित कह लीजिए आप सदिश, एक ही बिंदु से पैदा होने वाला, स्टार्ट होने वाला सदिश। इसके बाद एक शब्द आता है समरेख सदिश। वो दो सदिश, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, या तो एक ही लाइन में हो, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर आगे यहाँ बी हो गया, एक ही लाइन में हो, या ये पैरेलल हो, दोनों एक दूसरे के समानांतर हो। तो इस तरह के सदिशों को हम समरेख सदिश कहते हैं। तो ये आपका टाइप्स ऑफ सदिश हो गए। और दो वेक्टर्स, वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर इक्वल हो रहे हैं तो उसका सीधा सा मतलब इनकी डायरेक्शन भी एक ही है और इनका मैग्नीट्यूड भी एक है। ये दोनों बातें अगर होंगी, वेक्टर ए और वेक्टर बी की दूरी भी सेम होगी, और वेक्टर ए की डायरेक्शन अगर इधर है तो वेक्टर बी की डायरेक्शन भी इधर होगी, तो तभी दो वेक्टर्स इक्वल होंगी। लेकिन कोई एक वेक्टर ए वेक्टर दूसरे के पैरेलल है या समरेख है, तो समरेख के लिए ज़रूरी नहीं कि इनकी लंबाई बराबर हो, बट डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो कोई एक ए वेक्टर और बी वेक्टर समरेख हैं अगर, तो हमें क्या शो करना होगा, ए वेक्टर बराबर कोई संख्या, कोई अदिश संख्या, लेट्स के बराबर बी वेक्टर शो कर देते हैं। इसका मतलब ए और बी की डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन जो ए का आपका मापांक है वो बी के मापांक में के गुणा करोगे तब जाकर प्राप्त होगा। यानी अगर बी की लंबाई 5 मीटर थी और के का मान 1/2 1/2 तो ए का मापांक 5/2 होगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों की सेम होगी, उसी तरफ होगी, इधर को होगी जैसे इसमें है। अब उसके लिए एक ही लाइन में होना ज़रूरी है। समरेख का यहाँ मतलब ये नहीं होता, समरेख सदिश का मतलब ये नहीं कि वो एक ही लाइन में हो, वो पैरेलल है तो पैरेलल है, एक को उठाकर दूसरे के आगे रख दें तो वो एक लाइन में भी लाया जा सकता है। तो अगर ये डायरेक्शन है, अगर इसको उठा के यहाँ रखूँगी तो अब ये एक लाइन में नहीं आएगा, क्योंकि जब वेक्टर उठाकर हम कहीं उठाकर एक से दूसरी जगह पे रखते हैं तो उसकी लंबाई तो बराबर रखते ही हैं, साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी चेंज नहीं होने देते। मान लो ये वेक्टर बी उठाकर मैं कहीं ले जा रही हूँ, तो इसे उठाकर इस तरह से ले जाऊँगी, इसकी डायरेक्शन यूँ ही जाएगी,
जिस तरफ ये दे रखा है, यानी ओ ए से जितना भी ये कोण बनाती हुई जाएगी। तो ये आपका वेक्टर होता है। फिर एक नेगेटिव वेक्टर मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये अगर ए बी वेक्टर इधर है तो बी ए वेक्टर जो होगा, अब बी ए और ए बी की लंबाई बराबर है पर ये इक्वल वेक्टर नहीं होते क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग होती है। तो डायरेक्शन को कैसे बराबर करेंगे? माइनस से। यानी ए बी का मतलब होता है ए से बी की तरफ, बी से ए का मतलब होता है, बी ए का मतलब हुआ बी से ए तरफ, तो माइनस बी ए का मतलब होगा उल्टा ए से बी की तरफ। ए बी का मतलब ए से बी तरफ, माइनस ए बी का मतलब बी से ए तरफ। माइनस लगते ही डायरेक्शन पलट जाती है। अगर ये हमारा वेक्टर ए था तो माइनस ए वेक्टर में इनिशियल पॉइंट तो यही रहेगा, लेकिन अब ओ से ए की तरफ ना जाके जितनी दूरी पर ये था उतनी दूरी पर उल्टी दिशा में चलेंगे, ठीक ओ ए से उल्टी दिशा में चलेंगे जितनी दूरी चलकर अब ये जो आपका इधर होगा यहाँ तक आकर ये बन गया माइनस ए वेक्टर। तो नेगेटिव का मतलब होता है कि जो डायरेक्शन दी थी पहले की उससे ठीक पलट जाएगा। तो ये आपका ये कहलाता है। तो अब आ जाएंगे सीधा 10.1 एक्सरसाइज पे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, कुछ इसमें करने को नहीं है। 10.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है ग्राफिकली एक डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन को दिखाना है जो 40 किलोमीटर है और 30 डिग्री का कोण बनाता है नॉर्थ से। अब 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चलते हुए। तो हम जब कभी भी किसी किताब पर डायरेक्शंस दिखा देते हैं तो हमेशा सीधे हाथ की तरफ ईस्ट एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, क्षैतिज रेखा खींचते हैं तो इस तरफ ईस्ट और इस तरफ वेस्ट, फिर ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल लाइन खींचते हैं तो ऊपर की तरफ हम नॉर्थ और नीचे साउथ दिखाते हैं। ये डायरेक्शन का हम तरीका लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा, नॉर्थ से 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो पहले हम नॉर्थ डायरेक्शन बना दी हमने ये, और यहाँ से फिर 30 डिग्री का कोण हमने बनाया। ये 30 डिग्री का कोण किसकी तरफ? ईस्ट की तरफ। यहाँ ईस्ट है, इस तरफ वेस्ट होता। तो यहाँ से 30 डिग्री का प्रकार की सहायता से हमने कोण 30 डिग्री का बनाएंगे और फिर 40 किलोमीटर की दूरी लेंगे। अब 40 किलोमीटर पेपर पे तो ही नहीं जाना संभव है, तो अब इसको हम क्या करेंगे? इसका स्केल मेजर करेंगे। तो हम कहते हैं माना 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 40 किलोमीटर बराबर 4 सेंटीमीटर। तो स्केल लेंगे और स्केल से 4 सेंटीमीटर की दूरी नापकर, मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, यहाँ जाके ये 4 सेंटीमीटर, सीधी लाइन बिल्कुल स्केल से खींचेंगे आप तो ये 4 सेंटीमीटर। तो ये जो ओ ए वेक्टर होगा, तो ये ओ ए वेक्टर हुआ आपका कितना? 40 किलोमीटर और इसकी डायरेक्शन ओ से ए की तरफ या 30 डिग्री ऑफ 40 किलोमीटर मतलब हुआ इसका मापांक। तो रिप्रेजेंट करना था तो ये तरीका रिप्रेजेंट करने का है, ओ से ए तरफ। ये आपने इस पर एरो लगा दिया। एरो का मतलब ओ से चला और ए तक गया। तो इस तरह से आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 2 ये आता है क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर स्केलर एंड वेक्टर। कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर है? तो जिसमें डायरेक्शन भी दिया होगा। पहला दे रखा है 10 किलो, इसमें डायरेक्शन नहीं है तो ये कैसी है? अदिश राशि। दूसरा वाला है 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, यानी ठीक 45 डिग्री का कोण बनाते हुए। तो 2 मीटर चलेंगे इधर और कितना इस डायरेक्शन में, यानी 45 डिग्री नॉर्थ से और 45 डिग्री वेस्ट से। तो अब इसमें डायरेक्शन भी प्रोवाइड की गई है, तो ये आपकी हो गई सदिश राशि। 40 डिग्री सिर्फ डिग्री है, इसमें डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड किया, तो ये अदिश राशि। फिर 40 वाट, 40 वाट में भी डायरेक्शन नहीं होता, पावर की यूनिट होती है। पावर कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। फिर 10 की पावर -19 कूलम
ये चार्ज की यूनिट होती है। चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी होता है। फिर दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिखने में तो ये यूनिट, लेकिन ये किसकी यूनिट है? ये है आपकी एक्सेलरेशन की, त्वरण की। और आप जानते हैं त्वरण क्या होता है? आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये सदिश राशि है। तो फिजिक्स का ये जो आपने पढ़े थे सारा फिजिक्स का ही आता है। तो ये क्वेश्चन तो बेसिकली नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन चूंकि दे रखा है आपको पता होना चाहिए, इसलिए। ऐसी प्रश्न नंबर 3, इसमें ये जो राशियां दी हैं, पहला है समय अंतराल। समय अंतराल जो है इसमें कहीं कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो ये कैसी राशि होती है? अदिश। फिर डिस्टेंस यानी दूरी, ये भी अदिश होती है। फिर फोर्स यानी बल। बल आप जानते हैं, बल कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। फिर वेलोसिटी यानी वेग, ये भी आपकी सदिश राशि होती है। और वर्क डन आपका कैसी राशि होती है? ये आपकी अदिश राशि होती है। वर्क डन यानी काम जो है, कार्य, ये आपने क्लासेस किया हुआ था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 ये कहता है कि आपको एक फिगर दी हुई है। फिगर दे रखी है आपको, एक आयत दिया हुआ है, स्क्वायर दिया है। इनफैक्ट ये फ्री हैंड से बना रही हूँ। ये एक स्क्वायर है और यहाँ से यहाँ ये ऐसे करके ये वेक्टर सी कहलाएगा। देखो लिख रही हूँ वेक्टर सी, लेकिन डायरेक्शन कहाँ है? इधर से इधर की तरफ। फिर ऊपर से नीचे की तरफ वेक्टर बी आ रहा है। फिर लेफ़्ट से राइट की तरफ वेक्टर ए जा रहा है। और फिर ऊपर से नीचे की तरफ यूं करके ये वेक्टर डी आ रहा है। ये तो वेक्टर सी की डायरेक्शन ये हो गई, वेक्टर ए की डायरेक्शन ये हो गई, वेक्टर बी की डायरेक्शन ये हो गई, वेक्टर डी की डायरेक्शन ये हो गई। आपसे कहते हैं को इनिशियल वेक्टर, आपकी हिंदी की बुक में ये नाम देख लेना क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा। ये होगा एक बिंदु से शुरू होने वाले वेक्टर्स, यानी एक ही बिंदु से जो दो या दो से ज़्यादा वेक्टर शुरू हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं इस बिंदु से वेक्टर ए शुरू हो रहा है, इस बिंदु से वेक्टर डी शुरू हो रहा है, जबकि सी वेक्टर इस बिंदु से हो रहा है और बी इससे हो रहा है। इससे एक सिर्फ ए बी वेक्टर जनित हो रहा है। तो एक बिंदु जनित शायद इसका नाम होगा, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा। एक बिंदु जनित सदिश राशियाँ, शायद ये होगा। एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने वाली, तो को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। को इनिशियल यानी एक ही, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, ऐसे। तो आप कौन कौन से पॉइंट हैं, कौन से वेक्टर्स है? वेक्टर ए और वेक्टर डी। तो वेक्टर ए तथा वेक्टर डी जो हैं वो आपके को इनिशियल वेक्टर्स कहलाते हैं। दूसरा आपसे पूछा है कि इनमें बराबर यानी दो बराबर सदिश बताने, इक्वल वेक्टर्स बताने हैं। तो दो वेक्टर्स इक्वल तब होते हैं उनकी लंबाई भी बराबर हो और उनकी डायरेक्शन भी एक हो। तो आप यहाँ देखेंगे वेक्टर डी और वेक्टर बी दोनों की डायरेक्शन भी इधर की है। और चूंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर में तो चारों लंबाइयाँ तो चारों की बराबर है। अगर मैं कहूँ वेक्टर ए का मॉडुलस लंबाई, वेक्टर बी की लंबाई, वेक्टर सी की लंबाई और वेक्टर डी की लंबाई, चूँकि ये वर्ग दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, तो लंबाई तो चारों की बराबर है। लेकिन वेक्टर कब बराबर होंगे? जब लंबाई तो बराबर होगी, साथ में डायरेक्शन भी एक ही होगी। और आप देख रहे हैं इसकी डायरेक्शन इधर है, बी की डायरेक्शन इधर है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। सी की डायरेक्शन इधर है, डी की इधर है। तो बी और डी की डायरेक्शन भी सेम है और लंबाई भी बराबर है। इसका मतलब वेक्टर बी और वेक्टर डी जो है वो बराबर होंगे, बिकॉज दो मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी पैरेलल हैं। तो पैरेलल होंगे और लंबाई बराबर होगी, तो वो इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। फिर तीसरा आता है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। पैरेलल कोलिनियर यानी समरेख तो हो पर इक्वल ना हो। तो आप देख रहे हैं वेक्टर सी और वेक्टर ए, वेक्टर सी और वेक्टर ए। वेक्टर सी इधर को जा रहा है, वेक्टर ए, दोनों की क्या है? डायरेक्शन तो सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन इक्वल नहीं है। जबकि लंबाई इक्वल है,
पर चूंकि डायरेक्शन सेम नहीं है इसलिए इक्वल नहीं है। तो पैरेलल तो हैं, चाहे लंबाई बराबर हो या ना हो, लंबाई बराबर होना ज़रूरी नहीं होता। डायरेक्शन समरेख के लिए डायरेक्शन सेम होना ज़रूरी होता है। और डायरेक्शन सेम का मतलब पैरेलल होना। समरेख कौन से होते हैं? जो पैरेलल हों। तो डायरेक्शन इसकी इधर है, इसकी इधर है, लेकिन ये आपस में क्या है? पैरेलल है। तो वेक्टर सी जो है पैरेलल है वेक्टर डी के कायदे में। और आप यूँ कह सकते हैं वेक्टर सी इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर ए है ऊपर वाला। ए की वेक्टर की डायरेक्शन इधर है तो माइनस ए की किधर होगी? इधर होगी। तब अब माइनस ए वेक्टर कहाँ बैठा? अगर मैं इसी लाइन को इधर कर दूँ तो ये कहलाएगा माइनस ए। तो अब माइनस ए और सी वेक्टर दोनों बराबर होंगे। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो अब वेक्टर ए और वेक्टर सी क्या कहलाएंगे? समरेख सदिश कहलाएंगे, ना कि इक्वल। इस माइनस की वजह से ये, बल्कि वेक्टर माइनस वेक्टर ए अगर मैं कहूँ और वेक्टर सी, तो ये दोनों इक्वल कहलाएंगे क्योंकि अब इनकी डायरेक्शन भी सेम हो गई। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। इसमें सही और गलत बताना है। कहते हैं वेक्टर ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर दोनों की दोनों कोलिनियर है, समरेख है। तो मैंने बताया था इन वेक्टर ए वेक्टर अगर ये है और माइनस ए वेक्टर क्या होगा? ये माइनस ए वेक्टर है, तो दोनों की दिशा तो एक ही होगी, पैरेलल तो होंगे, तो ये समरेख होंगे। तो आप कहेंगे यस इट इज़ ट्रू, यह सही है। समरेख के लिए दो वेक्टर्स को पैरेलल होना आवश्यक है, पैरेलल हो या एक ही रेखा में हो। तो ये वेक्टर ए है, तो ये 0 से ए तक वेक्टर ए था, तो 0 से माइनस ए तक, 0 से बी तक इतनी दूरी पर इस डायरेक्शन में 0 बी जो होगा वो माइनस ए कहलाएगा। तो दोनों एक लाइन में, क्योंकि पैरेलल वेक्टर हैं, वो एक लाइन में लाए जा सकते हैं, इसलिए इसको समरेख कहा जा सकता है। जो सेकंड पार्ट है इसका, वो ये कहता है कि दो कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर है, पैरेलल है, तो वो उनकी लंबाई हमेशा बराबर होगी। तो ये गलत है, ज़रूरी नहीं है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये दोनों समरेख हैं। वेक्टर ए बी के समरेख है और ए की जो लंबाई है उसमें कुछ गुणा करके तब बी तक जाएगा। तो ए वेक्टर या बी में कुछ भाग देकर आप बी पर पहुंचोगे, तो इट इज़ के टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो ये दोनों समरेख हैं पर इनकी लंबाई बराबर नहीं है। तो ये दूसरा आपका फॉल्स हुआ, यानी गलत हुआ। तीसरा है टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। दो वेक्टर जिसकी लंबाई बराबर हो, क्या होते हैं? कोलिनियर। ये भी गलत है तीसरा, क्योंकि मैग्नीट्यूड कोलिनियर होने के लिए एक ही लाइन में वे आ पाएँ, उठाकर रखने पर वो आ पाएँ उनकी बिना डायरेक्शन चेंज किए, तो वो कोलिनियर कहलाता है। मैग्नीट्यूड सेम होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और दो कोलिनियर वेक्टर, चौथा पॉइंट ये कहता है दो कोलिनियर, दो समरेख हैं, यानी दोनों पैरेलल हैं और उनकी लंबाई भी बराबर है, तो वो वेक्टर्स इक्वल होंगे। तो ये सत्य है। यस, दो वेक्टर्स तब इक्वल होते हैं कि वो पैरेलल भी हों और ये क्या हो, उनकी लंबाई भी बराबर हो। तो इस तरह के वेक्टर्स आपके क्या कहलाते हैं? इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। तो ये था आपका 10.1। अगले वीडियो में एडिशन ऑफ वेक्टर्स बता के चलूँगी आपको। थैंक यू।